19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण हुआ, उस संदर्भ में हम आज देखेंगे। इससे पहले मैं गांधी जी के संदर्भ में कुछ बात बताना चाहता हूँ। 1921 में विजयवाड़ा में गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि हमें खादी पहननी चाहिए और खादी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो एक कार्यकर्ता ने गांधी जी से कहा, गांधी जी खादी तो बहुत महंगी है। तो गांधी जी ने कहा कोई नहीं, हमें कम वस्त्र ही पहनने चाहिए पर खादी के वस्त्र ही पहनने चाहिए। और गांधी जी ने भी 1921 से और 1948 तक वो लंगोटी में ही रहे। गांधी जी ने 1921 में अपने वस्त्र त्याग दिए थे और लंगोटी में उसी दिन से 1921 से ही आ गए थे। तो गांधी जी ने 1921 से लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सती प्रथा का अंत थी। और इनके जीवन काल में इनके बड़े भाई का आकस्मिक निधन हो गया था। तो समाज के लोगों ने इनकी भाभी को जबरदस्ती चिता पे बैठा के जला दिया था। इससे ये राजा राम मोहन राय बहुत दुखी हुए, व्यथित हुए और इन्होंने सोच लिया था कि मुझे सती प्रथा का भारत से अंत करना है। और 1829 की धारा 17 के तहत इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंक की सहायता से। तो इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर गांव में हुआ था। 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की थी इन्होंने और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, इसमें एक ईश्वरवाद पर बल दिया जाता है और मूर्ति पूजा का इसमें खंडन किया गया और पुरोहितवाद का भी खंडन किया गया। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हियर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और 1830 में राजा राम मोहन राय अकबर दुर्ती के कहने पर ब्रिटेन चले गए थे, जहाँ पर उनको अकबर दुर्ती की पेंशन बढ़वानी थी। और 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का वहीं पर निधन हो गया था ज्वर के कारण। अब ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी द्वारकानाथ टैगोर पे थी और उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर। और आगे 1857 में इसी संस्था से केशव चंद्र सेन भी जुड़े थे। अच्छा, तो और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज के जो विचार थे उनको तत्वोदनी पत्रिका के माध्यम से लोगों में प्रकाशित, लोगों तक संदेश फैलाते थे तत्वोदनी से। और केशव चंद्र सेन 1861 में इन्होंने इंडियन मिरर अंग्रेजी में एक अखबार निकाला, उसी माध्यम से ये अपने विचारों को फैलाते थे। पर कुछ बातों को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ था। जैसे केशव चंद्र सेन चाहते थे कि ब्रह्म समाज का जो प्रचार प्रसार है ये पूरे भारत में हो, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ये केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो इस संदर्भ में देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संगठन था आदि ब्रह्म समाज कहलाया और केशव चंद्र सेन का संगठन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहलाया। और बाद में एक 1878 में एक और इसमें वो हुआ था विघटन ब्रह्म समाज में, तो आनंद मोहन बोस का संगठन साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, फिर अब हम आर्य समाज पे आते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी और इसका 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और 19वीं सदी का इन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है। और इन्होंने प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने। और 1822 में गोरक्षा संघ की स्थापना की। तो शुद्धि आंदोलन ये था कि जैसे कोई पहले मुसलमान बन गया या ईसाई बन गया है तो उसको पुनः हिंदू धर्म में लाया सके, ये इनका उद्देश्य था।
अब हम रामकृष्ण मिशन पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और 11 सितंबर 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में जा रहे थे तभी महाराजा खीतली के कहने पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया था और यहीं पर इन्होंने 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार से सभी धर्म एक ईश्वर में मिल जाते हैं। और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा इनके संदर्भ में कि जहाँ पर स्वामी जैसे विद्वान लोग रहते हैं वहाँ पे ईसाई मिशनरी भेजना एकदम मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके 2 जगह कार्यालय थे, एक तो कलकत्ता के पास बेलूर में और दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती में था। अगली संस्था हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1875 में मदाम हेलेना पेट्रोना ब्लावस्की और इंग्लैंड के एक पूर्व सैनिक अधिकारी एच.एस. अलकाट ने अमेरिका में की थी। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में अड्यार में खोला गया था और तभी एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। और 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई। उसके बाद एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला था और 1916 में एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब हम एक महत्वपूर्ण आंदोलन पे आते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-21। तो ये एक अच्छा आंदोलन है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें गांधी जी 3 बातों को लेकर चले थे। एक तो खिलाफत का विवाद था और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा ये स्वराज की प्राप्ति को लेकर चले थे। तो खिलाफत का विवाद क्या था? 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि हुई जिसके तहत टर्की का इंग्लैंड ने विभाजन कर दिया और अपने मित्रों के साथ में टर्की का विभाजन मतलब टर्की को बांट लिया था। तो इस बात से पूरे विश्व के जो मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी ब्रिटेन के प्रति, क्योंकि टर्की का जो सुल्तान था पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय का खलीफा था और भारतवर्ष के लोग गांधी जी के साथ आए और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन किया था। अगली जो चीज है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस संदर्भ में जनरल ओडायर ने हजारों भारतीयों को गोली से मरवा दिया था। इस बात से शंकर नारायण और आर.एन. टैगोर बहुत दुखी हुए और शंकर नारायण ने तो वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था और आर.एन. टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अब आते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो इसमें 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। तो पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये सितंबर में हुआ था, विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 ये नियमित अधिवेशन था कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। अब इसके तहत जब जैसे आंदोलन शुरू होता है सरकारी अदालतों, कॉलेजों और स्कूलों का पूरी तरह से बहिष्कार हुआ। 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूलों को छोड़ दिया था। 800 नए कॉलेजों की स्थापना की गई थी और कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और इस शिक्षा का जो बहिष्कार सबसे ज़्यादा सफल पश्चिम बंगाल में रहा और सबसे कम इसका असर शिक्षा का बहिष्कार का मद्रास में दिखा और लाला लाजपत राय ने शिक्षा का बहिष्कार पंजाब में किया था। इसी संदर्भ में एक ताड़ी वाला आंदोलन भी बहुत प्रसिद्ध रहा। ताड़ी वाले आंदोलन महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें ताड़ी वाली दुकानों पर धरने प्रदर्शन किए थे और विदेशी वस्तुओं की असहयोग आंदोलन के समय गोली जलाई गई थी और
सरकार इस समय भारत में जो 1922 में जो इम्पोर्ट था वो जो 1920 की अपेक्षा 1922 में 2 करोड़ से 50 लाख रह गया था। अब जैसे ही आंदोलन तेज होता है तो सरकार ने अपनी दमन चक्र शुरू कर दिया और भारतीय लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जैसे भारतीय वकील कुछ थे, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, इनकी पत्नी वासंती देवी, लाला लाजपत राय और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और सी.आर. दास को अलीपुर जेल में रखा गया था। और 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन, जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष सी.आर. दास थे। और सी.आर. दास उस समय जेल में थे, इसीलिए इनके बदले हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके बाद 5 फरवरी 1922 को एक उग्र भीड़ ने एक थाने में 22 जवान जो थे पुलिस के, उनको जिंदा जला दिया। ये घटना चोरी चौरा के नाम से जानी जाती है। चोरी चौरा नाम का स्थान गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में है। इसी बात से गांधी जी ने दुखी होकर, व्यथित होकर 12 फरवरी 1922 को बारडोली में बैठक की और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायमूर्ति ब्रूमफील्ड ने इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद ये असहयोग आंदोलन मतलब स्थगित हो जाता है और स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास ने इलाहाबाद में किया था। और 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि स्वराज पार्टी का एक अपना सचिवालय हुआ, जिसमें आराम से दोनों लोग मिलजुल कर काम करते रहेंगे, कांग्रेस और स्वराजवादी लोग। तो ये असहयोग आंदोलन था। इसके बाद आगे फिर अगला टॉपिक हम कल देखें। तब तक धन्यवाद।